नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सिंदूर अब न्याय और शक्ति का पर्याय बन गया है। यूएई में गरजी बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बयान, पाक की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। निशिकांत दुबे बोले, 1991 में कांग्रेस ने खुद सेना की जानकारी साझा करने का समझौता किया था। राहुल के बयान पर संजय राउत का समर्थन, बोले ये 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है, पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं। मुंबई और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 5 दिन सतर्क रहने की चेतावनी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी अलर्ट। और मुंबई में नालों की सफाई में पहली बार एआई की एंट्री, उप मुख्यमंत्री शिंदे का दावा, नहीं होगा जल जमाव। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताने और पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने रखने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा पर प्रतिनिधि मंडल भेजा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया है। यहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए बांसुरी स्वराज ने भारत और खाड़ी देश के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के संदेश को आगे बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की ताकत पर जोर दिया और उन्हें ब्रह्मास्त्र कहा। बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए पराक्रम के कारण सिंदूर अब न्याय शक्ति का एक नया पर्याय बन गया है। अगर पाकिस्तान हमलावर होगा तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। कहना चाहूंगी कि आज इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर बोलते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि नकारात्मकता सकारात्मकता से ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन भारत इससे निपट रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल की यात्रा से सोशल मीडिया पर भी चीजें बेहतर होंगी और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार को बदला जा सकेगा। श्रीकांत शिंदे ने जोर देकर कहा कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और प्रतिनिधि मंडल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। 13-14 दिनों का ये अभ्यास परिप्रेक्ष्य और कथन को बदल देगा। प्रतिनिधि मंडल की यात्रा से भारत की बात दुनिया तक पहुंचेगी। So it is very important for the world to know what is happening in India and what is happening in the neighboring country. So we as a team, from the morning we are meeting different dignitaries, and I would like to say it was very much appreciated and we were very much happy to know that UAE, the country which India has a relationship from a very long time, UAE and India share a very special bond which is beyond trade and culture. I think since its inception 1971 we share a special bond with each other. गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया गया। कई दशकों से देश पाक समर्थित आतंक का सामना कर रहा है। 2014 में मोदी जी पीएम बने, इसके बाद सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया गया और हमने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ तो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक करके कठोर जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि पहलगांव में निर्ममता से आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। उन्होंने आगे कहा कि आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। उनके आतंकी मारे गए। नमाजे जनाजा हुआ तो पाक सेना के अफसर उनके कफन को कंधा दे रहे थे। सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाक को उसका ज़मीर दिखाने का काम किया है।
बीएसएफ के जवान भी मोर्चे पर थे। हमारे जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और उनकी गोली का जवाब गोली से दिया। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ ने 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है और इसे जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। सीमा पर जवान है तो मैं चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि अगर कुछ होगा भी तो दुश्मन देश का होगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया था। निशिकांत दुबे ने कहा कि ये आरोप गलत है और उन्होंने 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते की याद दिलाई। इस समझौते में किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया था। निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने आरोप वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समझौता शांतिकाल के लिए था और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलतफहमी को रोकना था। राहुल गांधी के आरोप देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब यह इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे बार बार अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। ये समझौता पूर्व पीएम राजीव गांधी के समय हुआ था और इसका उद्देश्य शांति काल में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलतफहमी को रोकना था। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे के आरोप गलत हैं और राहुल गांधी के आरोप सच हैं। भाजपा को अपने सांसदों को नियंत्रित करना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, यह शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। यह अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के सांसद संजय राउत ने मुंबई में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी के पाकिस्तान पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए राउत ने जो सवाल राहुल गांधी से पूछा है उसमें गलत क्या है? ये सवाल पूरे देश के मन में है। पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता और ये सवाल सिर्फ राहुल का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी राउत ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप से भारत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। हमारे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को समर्थन नहीं मिला।
बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत बोले कि अब बीजेपी ट्रंप के पोस्टर बॉय बन गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की 1971 की हार का बदला लेने की बात शर्मनाक है। ये मोदी सरकार की कमजोरी का परिणाम है। ईडी और सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर भी राउत ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसका शिकार रहा हूं। ईडी अब विपक्ष को दबाने का हथियार बन चुकी है और जब तक मोदी और शाह हैं इसका दुरुपयोग होता रहेगा। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है, बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रंप से हमको क्या फायदा हुआ? ट्रंप ने तो हमारा नुकसान ही किया है। हमारा जो युद्ध चल रहा था, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध चल रहा था, कोई जमीन हड़पाने का काम नहीं चल रहा था ना। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में साथ ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में आने वाले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिल सकती है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र समेत राज्य के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने इसे रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। इसको लेकर आवाज इंडिया संवाददाता विनोद कामले ने मौसम विभाग की वरिष्ठ अधिकारी शुभांगी भूते से खास बातचीत की। शुभांगी भूते ने बताया कि अरब सागर से उठ रही नमी और बंगाल की खाड़ी की हवाओं के मिलने से ये बारिश ज्यादा तीव्र हो सकती है। विशेष रूप से मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में जल जमाव और लोकल ट्रेनों पर इसका असर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है और राहत बचाव टीमें भी तैयार रखी हैं। खास तौर पर तटीय इलाकों में लोगों से अपील की गई है कि वे घरों में रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कह रही हैं मौसम विभाग की अधिकारी शुभांगी भूते। मुंबई के हम लोग देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर स्काई से कुछ जगह पे बाद में बारिश भी होने की संभावना है। फिलहाल कोंकण रीजन के लिए अगर बात करते हैं तो कम दबाव का क्षेत्र है जो अभी डिप्रेशन में तैयार हो जाएगा अगले 24 घंटों में। इसके चलते रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का डिस्ट्रिक्ट्स में भारी से भारी वर्षा के होने की संभावना है। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ जगह पे थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं भी बहने की संभावना है। रायगढ़ और मुंबई, कोंकण पूरे इलाके में कुछ जगह पे भारी वर्षा होने की भी संभावना है। मुंबई में मानसून से पहले बीएमसी और राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के नालों की सफाई का जायजा लिया। शिंदे ने दावा किया है कि इस बार बारिश के दौरान पानी जमा नहीं होगा क्योंकि नालों की सफाई में नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुंबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से नालों की आर पार सफाई करवाई जा रही है। ऐसे समय में जो हमारे देश की रक्षा के बारे में और हमारे जो देशवासियों की रक्षा, ये मुद्दा आज देश में है। पहलगाम में जो बेकसूर लोगों को मारा गया, ऑपरेशन सिंदूर, जिनका सिंदूर हटाया, हमारे बहनों का सिंदूर हटाने का पाप पाकिस्तान ने किया, अभी उसको तो सबक सिखाया कि नहीं मोदी जी ने? उनको तो पूरा उनका आतंकवादी अड्डों को तहस नहस करने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने किया, हमारे सेना के जवानों ने किया। ये सेना के जवानों के पीछे ताकत से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े रहे। आज तक ऐसा कभी भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था क्या? खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय राजमार्गों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए अहम कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यों की पुलिस या अन्य बलों की निगरानी में टीम बनाने और नियमित पेट्रोलिंग कराने को कहा है। कोर्ट ने प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करने और अनाधिकृत कब्जे के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण दल गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए एक एसओपी तैयार करने और नियमित रूप से राजमार्ग गश्त सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस या अन्य बलों से मिलकर निगरानी दल स्थापित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर अनुपालन की रिपोर्ट दी जाए। पीठ ने निगरानी दलों का कर्तव्य नियमित समय पर फैसला लेने का निर्धारित किया है। महाराष्ट्र के धुले के गुलमोहर सरकारी रेस्ट हाउस में करोड़ों रुपए मिलने की खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में 1,84,84,200 रुपए नगद मिलने से पूर्व विधायक अनिल गोटे ने आरोप लगाया है कि ये रकम प्राक्कलन समिति के दौरे पर आए विधायकों के लिए लाई गई थी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और जालना के विधायक अर्जुन खोदकर के निजी सहायक के नाम पर ये कमरा पिछले कई दिनों से बुक था। अनिल गोटे का कहना है कि जिले में सरकारी विकास कार्यों के खामियों को छिपाने के लिए सरकारी विभागों से ये पैसा इकट्ठा किया गया और रेस्ट हाउस में लाया गया। गंभीर आरोप लगने के बाद रात में प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा गया और वहां से करीब 1.84 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। त्या रेस्ट हाऊसच्या रूम नंबर 102 मध्ये 5 कोटी रुपये आणलेले आहेत। जी समिती आलेली आहे अंदाज समिती त्यांच्या आमदारांना वाटण्याकरता आमचा माणूस आज दिवसभर मी इथे ठेवला होता। सकाळपासून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे लोक येत होते आणि या ठिकाणी थैल्या घेऊन जात होत्या। रकम गिनने के लिए मौके पर 3 मशीनें लाई गई और पूरी रात गिनती का काम चलता रहा। वहीं जब इस मामले में अर्जुन खोदकर से सवाल किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए इसे एक साजिश बताया। नाही, हे सर्व आरोप आम्ही फेटाळतो आणि मुळात खऱ्या अर्थाने हे समितीला आणि सरकारला बदनाम करण्यासाठी हे प्लांटेशन केलेलं आहे का, हा संशय आम्हाला या ठिकाणी येतो आणि मला असं वाटतं की त्यांच्या आरोपामध्ये कुठलंही तथ्य नाही आणि त्यांची ही जुनी सवय अशा पद्धतीने आरोप करायचं आणि शासनाला आणि समितीला बदनाम करायचं, त्यामुळे या आरोपामध्ये कुठलंही तथ्य नाही। धुले सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। विसरवाड़ी गांव के पास स्थित होटल राहुल के सामने बुधवार की देर रात एक तेंदुए की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। माना जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही किसी अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे तेंदुए को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। करीब 1 से 1.5 साल का ये नर तेंदुआ जंगल से बस्ती की ओर आता दिख रहा था। हादसे के बाद जैसे ही तेंदुए का शव सड़क किनारे मिला, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना की जांच चिंचपाड़ा वन क्षेत्र के अधिकारी मंगेश चौधरी के नेतृत्व में की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कन्हाला, बालहाट और बाल आमराई जैसे गांवों में लगातार तेंदुए देखे जा रहे थे, जिससे जंगलों से वन्य जीवों के पलायन का खतरा बढ़ रहा था। वहीं वन विभाग के वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र में सतर्कता से वाहन चलाएं। साथ ही विभाग ने आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से वन्यजीव और मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की है। मुंबई में बने अटल सेतु को लेकर एक अहम मांग सामने आई है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और उत्तर भारतीय मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा से अटल सेतु को सजाने की अपील की है। अर्जुन गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी मांग को लेकर एक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि अटल सेतु के दोनों ओर अटल बिहारी वाजपेयी
जी की भव्य प्रतिमाएं लगाई जाएं ताकि ये सेतु उनके नाम और योगदान के अनुरूप और भी ऐतिहासिक बन सके। अर्जुन गुप्ता ने ये पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर के अवसर पर उनकी प्रतिमाओं का भव्य उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया जाए। आइए सुनते हैं अपनी इस मांग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता। अटल सेतु लोगों को मान है, अटल जी का नाम ही लोगों को अटल जी का चेहरा याद आता है, तो उसमें नहीं, लेकिन उनकी अगर प्रतिमा लगाई गई तो लोगों को उनको देख के और गर्व होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भारत को इतना आगे ले गए हैं, इनकी प्रतिमा से अच्छा महसूस होगा। आने और जाने दोनों तरफ, मैं एक ही तरफ नहीं, मुंबई से अटल सेतु जो जा रहा है और पनवेल से जो अटल सेतु आ रहा है उस पर अटल जी की भव्य प्रतिमा लगानी चाहिए, ऐसा मैंने निवेदन किया है। मुंबई में मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने आज एक अहम कदम उठाया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में मस्जिदों में अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर पर स्पष्ट दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई। आजमी ने कहा कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार ही होता है, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी प्रवृत्तियां राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और प्रशासन पर दबाव भी डाल रही हैं। मुस्लिम समाज में इससे नाराजगी पनप रही है, इसलिए पुलिस, मस्जिद ट्रस्ट और मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल मुंबई पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती से चर्चा की और कानून हाथ में न लेने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द ही उलेमा, सामाजिक संस्थाएं और अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है। इस दौरान बकरी ईद और कुर्बानी से जुड़ी तैयारियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रशासन से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने हेतु सहयोग की अपील की गई है। इस प्रतिनिधिमंडल में यूसुफ अवरानी, रजिया चश्मावाला, मोहम्मद अली शेख, सैयद शौकत, फिरोज ओरा सहित कई ट्रस्टी शामिल थे। आज हमारी मुलाकात आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से हुई और बड़ी बेचैनी है लोगों के अंदर कि पुलिस जाकर के खुद पब्लिक के बीच में मस्जिदों में जाकर के माइक उतरवा रही है और एक लंबा फाइन भी मार रही है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, सर आप मुझे बताइए कि ये जो है, ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट से जो आया है माइक के बारे में, कि क्या डिसिबल रहना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कब बजना चाहिए, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्टेट में कुछ ज़्यादा ही हंगामा है, पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। आप से मेरी गुजारिश है कि आपने पहले बहुत सारी मस्जिदों के लिए जब मैंने आपसे बोला, आपने मदद भी किया है। मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर ये कानून है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा सबके लिए कानून है तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर ज़्यादा तकलीफें आती हैं, हमारी बातें लोग सुनते नहीं हैं, हम कमज़ोर साबित किए जाते हैं हमको। तो इसलिए हम एक बार हम बैठ कर इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हमने उसके लिए डिसिबल चेक करने की मशीन भी ले लिया है। इस तरह से पुलिस खुद जाकर के नहीं निकालना चाहिए। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दीपिका पादुकोण इस वक्त कई वजहों से चर्चा में बनी हुई हैं। एक तरफ जहां उन्हें मेकर्स ने प्रभास की फिल्म स्प्रिट से बाहर किया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है।
दीपिका ने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की नई मूवी एक्शन फिल्म 8822x6 साइन की है। इस फिल्म का निर्देशन एटली कुमार करेंगे, जिनके साथ दीपिका पहले जवान में काम कर चुकी हैं। फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दीपिका और अल्लू के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। दीपिका अपने रोल के लिए एक बड़ी फीस ले रही हैं और फिल्म में एक खास लुक में नजर आएंगी। अल्लू अर्जुन पहली बार डबल रोल में दिखाई देंगे और उनके साथ मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर भी फीमेल लीड के रूप में शामिल होंगी। इससे पहले दीपिका शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर किंग साइन कर चुकी हैं। अल्लू के साथ ये उनकी दूसरी बड़ी फिल्म है जिसे उन्होंने डिलीवरी के बाद साइन किया है। अब देखना होगा कि ये बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी। रणवीर सिंह इन दिनों आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की शूटिंग में व्यस्त हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनका बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। रणवीर इसमें एकदम नए अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। वीडियो में रणवीर बड़ी हुई दाढ़ी और लंबे बालों में स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही फैंस इस पर मजेदार कमेंट करने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग। आपको बता दें कि धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, यामी गौतम, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आएंगे। लोग वीडियो देखकर रणवीर सिंह के किरदार के बारे में अटकलें लगा रहे हैं और उन्हें जासूस बता रहे हैं, तो कोई विद्रोही। सच्चाई क्या है, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। भारत के नए टेस्ट कप्तान का ऐलान शनिवार को होगा, जब इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह का नाम नए कप्तान के रूप में सामने आ रहा था, लेकिन अब उनकी और मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर खबरें आई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 20 जून से होगी। बुमराह और शमी दोनों ही अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी फिटनेस पर सवाल है। आपको बता दें कि बुमराह पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान चोटिल हुए थे और अभी आईपीएल में खेल रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बताया है कि मोहम्मद शमी लंबे समय तक गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे और उनके सभी 5 मैच खेलने की संभावना कम है। वहीं जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि उनका शरीर 3 टेस्ट मैचों से ज्यादा खेलने में सक्षम नहीं है। अब देखना होगा कि शनिवार को टीम इंडिया के ऐलान के साथ नए टेस्ट कप्तान का नाम भी सामने आता है या नहीं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।